नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं नवनियुक्त राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह की। नवनियुक्त राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले देहरादून पहुंचने पर गुरमीत सिंह का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर गुरमीत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चुनावी साल में राज्यपाल गुरमीत सिंह के सामने कई चुनौतियां होंगी। राजभवन में अटके विश्वविद्यालय अम्ब्रेला एक्ट और आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के रुख पर नजर रहेगी। दोनों विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद भी राजभवन में अटके हैं और साथ ही विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्तियों पर बैठी जांच पर भी फैसले का इंतजार रहेगा। राज्यपाल का इन मुद्दों पर क्या रुख रहने वाला है? चुनावी साल में उत्तराखंड के राज्यपाल की भूमिका बेहद खास होने वाली है। राजभवन में अटके विश्वविद्यालय अम्ब्रेला एक्ट और आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक पर भी सभी की नजर रहेगी। दोनों विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद भी राजभवन में अटके हुए हैं। विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्तियों पर बैठी जांच पर भी जल्द फैसले का हर किसी को इंतजार है, लेकिन फिलहाल आज 11 बजने का हर किसी को इंतजार है, जब 11 बजे उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल गुरमीत सिंह पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो देहरादून पहुंचे तब कैसे उनका स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और आज पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। कौन है गुरमीत सिंह, वो भी हम आपको बताते हैं। सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं गुरमीत सिंह। 2016 में सेना से वो रिटायर हुए। सेना में 40 साल रहे गुरमीत सिंह। 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से वो सम्मानित भी हो चुके हैं। 3 मामलों के विशेषज्ञ भी हैं गुरमीत सिंह। 40 सालों का उनका अनुभव रहा है सेना में काम करने का और 4 बार उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे खास बात यह है कि 3 मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं गुरमीत सिंह। और देहरादून से हमारी सहयोगी भारती सकलानी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारती, किस तरह की तैयारियां हैं आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 8वें गवर्नर जो है वो प्रदेश को मिलने जा रहे हैं अमित आज, और ये एक बेहद खास दिन यहाँ पर कहा जा सकता है क्योंकि सबकी नजरें हैं गवर्नर का क्या कुछ फैसला होगा। कई मामले जो हैं वो राजभवन में अब भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसा कि आपने बताया कि अम्ब्रेला एक्ट को लेकर विधानसभा में वो पारित हो चुका है, लेकिन अभी भी राजभवन में वो अटका हुआ है। तो उसको जो है उस पर क्या कुछ रुख रहेगा, ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि रुख क्या रहेगा, इस पर सबकी नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान जो है वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और तमाम VVIPs वहां पर मौजूद भी रहने वाले हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। ठीक है भारती, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हर किसी की नज़र इस बात पर होगी कि अब विधानसभा चुनाव से पहले जो तमाम विधेयक अटके हुए हैं उस पर क्या कुछ रुख रहने वाला है राज्यपाल का। लेकिन नवनियुक्त राज्यपाल का जो अनुभव रहा है, 3 मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, और किस तरीके से उत्तराखंड को मदद मिलने वाली है उनके पद पर आसीन हो जाने के बाद, उस बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। देखिए, फौजी बैकग्राउंड है और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर आपने कहावत सुनी ही होगी कि हर परिवार से एक ना एक शख्स जो है वो फौज में है और इसलिए बेहद खास माना जा रहा है उनकी नियुक्ति को लेकर भी। इसके अलावा माइलेज भी यहाँ पर लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की भी खबरें हैं अमित, क्योंकि अब चुनावों का समय करीब है और सैनिक वोटर्स की अगर हम बात करें वो उत्तराखंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा वो सिख समुदाय से भी आते हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स भी हैं जिसको जो है राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो कई मामले पेंडिंग अब भी पड़े हुए हैं राजभवन में, उन पर जो रुख है, जैसा कि अभी आपको ध्यान होगा अमित की अगर हम बात करें फर्जी नियुक्तियों का मामला विश्वविद्यालय में, जो कि खूब जिस पर हो हल्ला हुआ, जांच भी बैठी हुई है उस पर, और अभी तक उस पर गवर्नर का रुख क्या होने वाला है, ये एक बहुत खास होने वाला है क्योंकि लगातार जो है, चाहे हम यूथ की बात कर ले या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर ले, वो इस पर स्टैंड जो है वो लगातार ले रही है कि फर्जी नियुक्तियां हुई है, भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। तो अब इस पर क्लियर आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और नए गवर्नर के सामने इस पर एक कड़ा स्टैंड क्या लिया जाएगा वो भी देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया भारती, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है।
प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल साफ कह चुके हैं कि उत्तराखंड के मामलों को लेकर दिल्ली में किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में अलग मीटिंग हुई। गोदियाल ने कहा कि हरीश रावत पंजाब के सिलसिले में दिल्ली में हैं, जबकि वो खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से मिले हैं। लेकिन जो तस्वीर दिल्ली से आई है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक गुट कांग्रेस में अलग राह पर चल रहा है। यानी एक तरफ जहां कांग्रेस का देहरादून में प्रदर्शन हो रहा था, तो वहीं कई बड़े नेता दिल्ली में प्रभारी के साथ मीटिंग कर रहे थे। इन नेताओं में नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, करण माहरा, कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी, रंजीत रावत, जसपुर के विधायक आदेश चौहान, कोषाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा मौजूद थे। यानी साफ है कि चुनाव से पहले हरीश रावत और प्रीतम गुट में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई। अब एक तरफ कांग्रेस का एक धड़ा दिल्ली में बैठक कर रहा था, तो दूसरा धड़ा देहरादून में था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी भी हुई। कांग्रेस ने चारधाम यात्रा शुरू नहीं करने को सरकार की विफलता करार दिया और कहा कि जल्द से जल्द यात्रा शुरू होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया सड़क खाली कर दें, कृपया सड़क खाली। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में ढेंचा बीज घोटाले को लेकर मंत्री हरक सिंह रावत के बयान से खलबली मची हुई है। बीजेपी के अंदर भी इससे घमासान मचा हुआ है और बीजेपी आलाकमान ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, यहाँ सभी को अनुशासन में रहना होगा। और हरक सिंह के बयान का आलाकमान संज्ञान ले रहा है और जो भी इसमें आगे ठीक होगा वही किया जाएगा। यानी कि हरक सिंह के बयान से पार्टी आलाकमान खुश नहीं है, बीजेपी खुश नहीं है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करेगा तो मेरी पार्टी उसका संज्ञान अवश्य लेगी। भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस नहीं है, ये अन्य दल नहीं है जहां जिसका जो मन आता है वो बोल सके। अगर कोई भी बात कही गई है उसकी गंभीरता को देखते हुए पार्टी हाईकमान उस पर संज्ञान ले रहा है और मुझे ज़रूर मालूम है कि जो फॉर्मूला हमारे कार्यकर्ताओं पे लागू होता है वही हमारे यहाँ बड़े नेताओं पे भी लागू होता है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर समर्पित कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज तैयार की है जो किसी भी विरोधी प्रत्याशी के लिए चक्रव्यूह बना सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का सांगठनिक ढांचा पिछले कुछ सालों में और भी मजबूत हुआ है। न सिर्फ जिला और मंडल स्तर बल्कि बूथ और उससे भी नीचे पन्ना लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में ही गांव से लेकर शहर तक 7 से 8 लाख लोगों की फौज तैयार की गई और ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें पार्टी ने कुछ न कुछ जिम्मेदारी सौंपी है। कोविड के लिए 34,000 वॉलंटियर बनाए गए। 30 वोटर पर 6 लोगों की पन्ना टोली बनाई गई। पन्ना टोली में राज्य भर में 2,50,000 कार्यकर्ता शामिल हैं। एक बूथ पर 21 लोगों की बूथ टोली बनाई गई। राज्य भर में 2,35,000 कार्यकर्ता बूथ टोली में शामिल हैं। बूथ लेवल पर 5 कार्यक्रमों के संयोजक भी बनाए गए। राज्य भर में 56,000 से ज्यादा वर्कर्स को जिम्मेदारी दी गई और 4600 वर्कर शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारी बनाए गए हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीता चुनाव जीता, इस मंत्र को लेकर के हम आगामी चुनाव में जाएंगे और इसको लेकर के हमने बूथ को ही फोकस किया है। हर बूथ पर 21 लोगों की मजबूत कार्यकारिणी हमारी हो, सक्रिय कार्यकारिणी हमारी हो, जो केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लगातार बूथों पर जाकर के जनता को बताए। बीजेपी का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से है और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का ऐसा नेटवर्क दूर दूर तक नहीं दिखता। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि उपेक्षित कार्यकर्ता ही इस बार बीजेपी को सबक सिखाने वाले हैं। कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी से 2 गुनी तादाद में कार्यकर्ता हैं आज, और बीजेपी का जो कार्यकर्ता आज उनके बूथ पर वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता है, 5 साल तक उनके कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार अपमान उन्होंने किया है, वही कार्यकर्ता उनकी जड़ें खोदने के लिए आज तैयार बैठा है। बीजेपी की रणनीति का मूल मंत्र ही बूथ और पन्ना रहा है। अब बीजेपी खुद की किलेबंदी कर चुकी है तो दूसरे दलों में सेंध लगाकर उन्हें और कमजोर करने का काम भी शुरू हो चुका है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गई हैं। कैंपेन के लिए लोक गायकों से सीधे संपर्क किया जा रहा है और साथ ही पोस्टर्स और सोशल साइट पर मीडिया सेल भी सक्रिय है। उत्तराखंड की राजनीति मां मची गए बवाली, राजनीति मां कूद गई करनली कोठियाली। ऐसे गीत हर राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैली में अब आपको सुनने को मिलेंगे। प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां अपने कैंपेन की तैयारियों में जुटी है। आम आदमी पार्टी का मीडिया सेल पोस्टर्स और अपने हर चुनावी ऐलान पर काम कर रहा है। कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है कि सोशल साइट पर लाइक और शेयर ज्यादा आए। साथ ही आपस में टीम वॉरियर ऐप तक बनाकर कंपटीशन करवा रही है। बाकी हम लोगों का काम पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो योजनाएं हैं, मुफ्त बिजली योजना भी हुआ, अभी स्पिरिचुअल कैपिटल आध्यात्मिक राजधानी बनाने की जो बात है, तो इन सभी जो पार्टी अनाउंसमेंट्स करती है, पार्टी जो बातें बोलती है, उसे सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचाया जाए, उसकी हमारी रणनीति रहती है और उसी पे काम होता है। कांग्रेस सोशल मीडिया में हमने पूरी तैयारी की है। सोशल मीडिया वॉरियर के नाम से हमने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में हमारे वॉलंटियर्स जो हैं काम कर रहे हैं। वहीं ऐसे में पहाड़ के लोक गायकों की भी डिमांड बढ़ गई है। पार्टियां अब उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। हालांकि बड़े सिंगर इसमें हाथ डालने से फिलहाल डर रहे हैं। और हमें भी काफी सारे फोन आ रहे हैं, जितने भी सिंगर्स, जितने भी गायक हैं, कि उनके प्रत्याशी के लिए हम लोग कुछ गाना गाएं। और ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसके लिए गाना गाएंगे। बीजेपी की आईटी विंग तो वैसे ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। हर पार्टी इस बार यूथ को टारगेट पर ले रही है, जिससे चुनाव के वक्त उन्हें भरपूर समर्थन मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उधर बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 1.5 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यशपाल आर्य ने कहा कि वो यहां के विकास के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। उनकी नजर में जनता की मांग के अधिकांश काम वो करवा चुके हैं। जो शेष काम बचे हैं उन्हें भी जल्दी धरातल पर उतार दिया जाएगा। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है और निश्चित रूप से पिछले वर्षों में लगातार हमने इस क्षेत्र के विकास में, समग्र विकास में, चौमुखी विकास में एक बहुत बड़ा भूमिका अपने साथियों के साथ सरकार के ओर से हमें सफलता मिली है। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक के रामपुर गांव में लगाए जा रहे स्टोन क्रशर के विरोध में मामला अभी तक सुलझ भी नहीं पाया है। ग्रामीणों ने स्टोन क्रशर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में जिला प्रशासन का आदेश दिया था, लेकिन अब ये मामला एक बार फिर से डीएम के पास पहुंच गया है। अब मामले में फिर जांच पड़ताल हो रही है। ग्रामीण मानकों के नहीं होने और खतरे की बात कहते हैं, तो स्टोन क्रशर संचालक का कहना है कि सभी मानक पूरे हैं। वहीं प्रशासन जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। तो कहना ये है साफ साफ कि अगर मानक पूरे होते हैं और जनता अगर इसके लिए हामी भरती है और जो भी लोगों की आपत्तियां हैं अगर उनका निराकरण होता है तो काम तब मतलब ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो करते हैं यहाँ पे सारे मानक पूरे हों। नियम है, उसके कानून हैं, जो मानक मैं उनको पूर्ण करता हूँ और मैं उसी के पश्चात वहाँ काम करने गया। ये कुछ लोगों का विरोध है। वो सभी शर्तों को एक बार जांच कर ली जाएगी। अगर उसमें कोई उल्लंघन प्रतीत होता है तो उस क्रशर के संचालन को रोक लगा दी जाएगी और उस पर फिर निर्णय जिलाधिकारी न्यायालय से हम कर सकते हैं। इस साल मानसून सीजन जाते जाते जबरदस्त बारिश दिखा रहा है। एक तरफ नदी नाले उफान पर हैं तो वाटर लॉगिंग भी लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रही है। कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है इन दिनों, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बरसात ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आमतौर पर सितंबर के तीसरे हफ्ते तक मानसून की विदाई लेने का समय होता है, मगर अभी भी तेज बारिश पहाड़ों में परेशानी बढ़ा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे की वजह ऊपरी इलाकों में हवाओं का प्रभाव है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बनता है और ऐसे में लौटता हुआ मानसून अपना प्रभाव ज्यादा दिखाता है और ये अभी 16 सितंबर तक और देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, अब जब मानसून का वापसी का शुरुआत इस तरह का होता है तो तब ये होता है कि जो विंड पैटर्न है उसमें हायर लेवल पे उसमें चेंजेज आते हैं, तो हायर लेवल पे कूलिंग शुरू हो जाती है और तो जो डेवलपमेंट नीचे तो थोड़ा ईस्टर्ली है या साउथ ईस्टर्ली है मानसून की, वो अभी भी बनी रहती है। सितंबर लास्ट तक भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हायर लेवल पे विंड पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है। वैसे इस बारिश के चलते कई कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। खराब मौसम के चलते एक तरफ जहां हेली सेवा प्रभावित होती है, वहीं पार्टी जैसे कार्यक्रम भी लोग नहीं करना चाह रहे।
आइए एक नजर डालते हैं कि बीते 24 घंटे में कहां कितनी बारिश हुई है। चक्राता 75 mm, मोहक्कमपुर 73 mm, जोशीमठ 61.2 mm, लक्सर 51 mm, मोरी में 50 mm। अब इस हफ्ते भी बारिश कम होने के आसार नहीं है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में सफर करने से बचने की सलाह दी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर देहरादून से, एयरपोर्ट में एक हाथी घुस गया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर रात 2 बजे हाथी घुस गया। टर्मिनल की ओर से बाउंड्री को तोड़कर हाथी भीतर घुसा। एयरपोर्ट से लगे गांव में भी हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। 2 जगहों पर उसने एयरपोर्ट की बाउंड्री को तोड़ दिया है। दरअसल एयरपोर्ट से हाथी कॉरिडोर लगा हुआ है। एयरपोर्ट से पहले भी लेपर्ड और सियार पकड़े गए हैं, लेकिन तस्वीर सामने आई है रात 2 बजे इसी दीवार को तोड़कर हाथी एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर गया। बताया जा रहा है कि उसने आसपास के गांव में भी जमकर उत्पात मचाया है। और यहां पर आपको ये भी बता दें कि एयरपोर्ट से पहले भी सियार और लेपर्ड पकड़े जा चुके हैं। और एक बार फिर से हाथी के घुसने की तस्वीर सामने आई। ये देखिए आप, यही दीवार है जिसको तोड़ते हुए हाथी एयरपोर्ट परिसर में दाखिल हुआ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।